हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 7 अप्रैल को जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होना है +2 क्लास का, उसी संबंधित तैयारियों में हम सब जुटे हुए हैं और उसी सीरीज़ में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले हमने एक 50 क्वेश्चंस की एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उनकी एक वीडियो बनाई थी। आशा ही नहीं उम्मीद है कि उससे संबंधित और आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर लाभ होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वो 50 क्वेश्चन के अलावा 17 के आसपास महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगें, आपको कुछ काम आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपके द्वारा किए गए क्वेश्चंस हैं वो आपको कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाएँ। तो चलिए ज़्यादा बातों को आगे न बढ़ाते हुए काम पर चलते हैं और लगभग 17 क्वेश्चंस के आसपास है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, इन 17 क्वेश्चन से संबंधित जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। ये नहीं है कि केवल 17 क्वेश्चंस तक ही सीमित हो जाएंगे। इन 17 के हो सकता है वो 17 34 क्वेश्चन हो जाए, वो हो सकता है 30, वो हो सकता है 50 क्वेश्चन हो जाए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इनसे संबंधित। पहला क्वेश्चन है नवनिश्चयवाद की विचारधारा, यानी कि नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। सबसे पहले तो यही बात होनी चाहिए, ठीक है। इससे अलावा 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं फर्स्ट लेसन के अंदर। निश्चयवाद, जिसको पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है, नवनिश्चयवाद और संभववाद। ये तीनों विचारधाराएं आप 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन के संदर्भ में याद कर लेंगे। यहाँ हम बात करेंगे इस विचारधारा का प्रतिपादन कब और किसने किया था। तो प्रतिपादक करने वाले व्यक्ति थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1920 के दशक में। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। नवनिश्चयवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। कब? 1920 के दशक में। और कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विश्व की जनसंख्या। देखो, तीनों संदर्भ में विश्व की जनसंख्या याद करनी है, मतलब 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ईसा के जन्म के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी। दूसरा है 20वीं शताब्दी के अंदर विश्व की जनसंख्या कितनी थी। और तीसरा है 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे पहले हम बात करें ईसा के जन्म के समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी। लगभग 30 करोड़ 30 करोड़ जनसंख्या थी। 20वीं शताब्दी के अंदर विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1.6 करोड़। और थर्ड क्वेश्चन रह जाता है वो 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। देखो, तीनों क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं इनमें से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चले इसको, कहीं ना कहीं आपको पेपर के अंदर जरूर मिलेगा इनसे संबंधित, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप। महाद्वीप की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना, देश नहीं पूछा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका, जहाँ लगभग 2.1% के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर है वो देखने को मिलती है। देश पूछा जाए तो आप बात करेंगे नाइजीरिया की। नाइजीरिया है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात किस देश में पाया जाता है, ठीक। सर्वाधिक लिंग अनुपात और सबसे कम लिंग अनुपात, 2 क्वेश्चन हो जाते हैं इससे संबंधित। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात की बात करते हैं तो वो एक देश है लेटिविया। लेटिविया। इसके अलावा सबसे कम लिंग अनुपात की बात की जाती है तो कहाँ पे है? UAE, यानी कि इसको संयुक्त अरब अमीरात भी कहा जाता है। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के रूप में जाना जाता है, जहाँ 468 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है वो लिंग अनुपात देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चले। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पेपर के नज़रिए से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रजननशील या उत्पादक आयु वर्ग कौन सा होता है? देखो, प्रजननशील भी बोल रहा है और उत्पादक भी। इसके अलावा तीसरा पूछे तो कार्यशील भी पूछ सकता है। ये कार्यशील आयु वर्ग कौन सा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये होता है कौन सा? सबसे पहले तो एज ग्रुप है 15 to 59, 15 से 59 आयु वर्ग। और वो कौन सा है? प्रौढ़ आयु वर्ग जो होता है, प्रौढ़ आयु वर्ग है वो कौन सा है? प्रजननशील आयु वर्ग या उत्पादक आयु वर्ग या
क्रियाशील या कार्यशील आयु वर्ग के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, घंटियाकार पिरामिड और शुंडाकार पिरामिड है वो किन किन देशों का देखने को मिलता है। देखो ये तीनों की कुछ विशेषताएं आप याद करके चलेंगे। जो विस्तारित जनसंख्या पिरामिड है वो किस प्रकार से होता है, ऐसे ट्रेंगल जैसा आकार होता है, आधार चौड़ा, ऊपर जाते हैं तो संकीर्ण होता जाता है। घंटियाकार पिरामिड क्या होता है, नीचे से विस्तृत होता है, ऊपर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, लगभग समान आकार और बिल्कुल ऊपर जाके थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। इस प्रकार से घंटी के जैसा आकार बन जाता है और इस प्रकार का पिरामिड देखने को मिलता है। शुंडाकार पिरामिड भी लगभग सेम घंटियाकार पिरामिड जैसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इनके बारे में हम शॉर्ट में बात करें तो विस्तारित जनसंख्या पिरामिड किस देश का देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको है एक देश, उसका है विस्तारित। इसके अलावा बांग्लादेश का है, बांग्लादेश और नाइजीरिया, नाइजीरिया का पिरामिड है वो देखने को मिलता है। किस प्रकार का, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड जिसका आधार चौड़ा होता है। घंटियाकार पिरामिड किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। और शुंडाकार पिरामिड किस देश का है, जापान का। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाते हैं अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले कब दी थी, 1990 के अंदर। और किसने दी थी, महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने की दी थी। और महबूब उल हक कौन था, पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था। ये पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था जिन्होंने 1990 के अंदर ये अवधारणा दी थी, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जो थी वो। इसका सहयोग करने का काम किया था, अगर ए और बी ऑप्शन मिलता है तो इसका सहयोग किया था भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन ने इसका सहयोग करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधारभूत आवश्यकता उपागम, समता उपागम और प्राचीन उपागम, तीन अलग अलग उपागम है। इसके अलावा एक और कल्याण उपागम बचाता है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर टाइप में कर रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आधारभूत आवश्यकता उपागम किसकी देन है, ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की देन है ये। क्षमता उपागम है, उसका समर्थन किसने किया था, अमर्त्य सेन ने। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने बताया था कि क्षमताओं के विकास के बगैर मानव विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है, तो वो पूछा जाता है, वो बताया जाता है आय उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। पहले आय का बढ़ना ही विकास माना जाता था। ठीक है, तो तीनों के तीनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। HDI रैंकिंग, HDI रैंकिंग है वो विभिन्न देशों की, उसके ऊपर बात करें। सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करें और भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे 2020-21 की। ये लेटेस्ट ही मान के चले 2020-21 में। और एक GNH वाला देश कौन सा है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से कोई देश अपनी खुशहाली को मापता, विकास को मापता है, वो देश है भूटान। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया भूटान। इसके अलावा HDI रैंकिंग सर्वोच्च पायदान नंबर 1 स्थान के ऊपर कौन सा देश है, नॉर्वे। नॉर्वे है एक छोटा सा देश जो पहले स्थान पर है। इसके अलावा सबसे नीचे स्थान है वो है नाइजीरिया, नाइजीरिया का सबसे निचला स्थान है। इसके अलावा भारत की बात करें, भारत की बात करें, भारत का स्थान कौन सा है, भारत के स्थान की बात करेंगे तो भारत का स्थान है 131वां स्थान है। इसके अलावा NCERT बेस पहले के जो ईयर हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आप देख के चलेंगे। वर्तमान में 131वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो प्राचीन आदिमकालीन क्रियाकलाप कौन सी है मानव की, तो ये दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो आदिमकालीन क्रियाकलाप, तो इसमें सबसे पहले बात की जाती है आखेट की, आखेट, और दूसरा है संग्रहण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, संग्रहण है। ये दो आदिमकालीन या प्राचीन क्रियाकलाप है मनुष्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाणिज्यिक और चलवासी पशुपालन वाले क्षेत्रों की बात करें हम, ठीक है, तो इनको मैप के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। वाणिज्यिक और चलवासी पशुपालन के ऊपर देखो, सबसे पहले वाणिज्यिक पशुपालन की बात करेंगे तो कुछ एक क्षेत्र जो दर्शा रखे हैं, ऊपर लिख रखा है, ऊपर दर्शा रखा है प्रमुख
वाणिज्यिक क्षेत्र या कृषि एवं पशुपालन की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे। देखो ये जो है अमेरिका और कनाडा के अंदर है प्रेरी क्षेत्र, यहाँ पे क्या किया जाता है, वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। ये अर्जेंटीना में पंपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। अफ्रीका के अंदर वेल्ड जो क्षेत्र है, यहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। डाउन्स है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा छोटा सा देश यहाँ पे है न्यूजीलैंड, यहाँ पे भी वाणिज्यिक पशुपालन है वो किया जाता है। एक स्टेपी है मध्य एशिया के अंदर, यहाँ पे भी क्या है, वाणिज्यिक पशुपालन है वो देखने को मिलता है। एक तो वाणिज्यिक पशुपालन, दूसरा है चलवासी पशुचारण वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे एक संकीर्ण सा देश है चिली, और चिली के अंदर एक मरुस्थल है, कौन सा, अट्टाकामा मरुस्थल। अट्टाकामा मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पे क्या है, चलवासी पशुचारण है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है सहारा मरुस्थल, सहारा, यहाँ पे भी चलवासी देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है कहीं ना कहीं या दुर्गम क्षेत्र, वहाँ पे क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण। और घास के मैदान है, जैसे प्रेरी घास का मैदान, स्टेपी है, डाउन्स है, वेल्ड है, पंपास है, यहाँ पे क्या किया जाता है, वाणिज्यिक पशुपालन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हमने मैप के माध्यम से समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा, फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि, देखो भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ पे की जाती है, इसको समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा जूम करेंगे हम मैप को। ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, और इधर है वो एशिया महाद्वीप है। इसके मध्य में ये जो क्षेत्र देख पा रहे हो ये है भूमध्य सागर। ठीक है, और भूमध्य सागर के अंदर इटली देश है एक छोटा सा, ये इटली के अंदर या इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर भूमध्य सागरीय कृषि है वो की जाती है। और भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर प्रमुख फसलें पूछी जाएंगी कौन कौन सी हैं, या ये पूछा जाएगा खट्टे रसदार फल, खट्टे रसदार फलों की कृषि, रसदार फलों की कृषि है वो कहाँ पे की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि है वो खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। और इसमें दो फलों की प्रमुख चर्चा है, आप के ऑप्शन भी आ सकता है अंगूर और अंजीर की। ये दो प्रमुख फसलें हैं जो खट्टे रसदार फल हैं जिनकी कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलो 95 to 96% के आसपास ये आने की पूरी संभावना है। तो इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया, इसका किया गया था डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क सबसे ज़्यादा सफल परीक्षण डेनमार्क में, इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम जैसे देशों में भी इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंदर सामूहिक कृषि फार्म को क्या कहा जाता है, रूस के अंदर कोल खोज कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है हरियाणा के अंदर करनाल में, करनाल के अंदर स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सघन आबादी वाले प्रदेश और विरल आबादी वाले प्रदेश। देखो इसको भी मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सघन आबादी वाले प्रदेशों को समझे हम। सबसे पहले तो देखो अमेरिका और कनाडा का उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये यूरोप का पश्चिमी हिस्सा, ये इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये क्षेत्र है। तीन प्रमुख ये क्षेत्र हैं सघन आबादी वाले। अब विरल आबादी वाले सहारा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, इस प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर काम आएंगे और आपको लाभ देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।